वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू लोन एकेडमी। आई एम लोन शौकत। बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द कैपलर's लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। कैपलर's लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना। इसमें हम पढ़ेंगे कैपलर's लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन एंड द थ्री लॉज ऑफ द कैपलर's, दैट इज द कैपलर's फर्स्ट लॉ, कैपलर's सेकंड लॉ एंड द कैपलर's थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द कैपलर's लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बच्चों, पहले हम जानेंगे ये कैपलर कौन था। कैपलर की बायोग्राफी को जानना जरूरी है, ठीक है। अभी ये कैपलर कौन था बच्चों? ये जो कैपलर था, ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर। जर्मन एस्ट्रोनॉमर, जर्मन एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है। ही वाज अ जर्मन एस्ट्रोनॉमर। तो 27 दिसंबर 1571, ठीक है। जर्मन एस्ट्रोनॉमर था। इस कैपलर की जो बर्थ हुई थी वो कब हुई थी? 27 दिसंबर 1571 में इसकी बर्थ हुई है। कहाँ पे हुए? इन जर्मन, एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर था जिसकी पैदाइश 27 दिसंबर 1571 में हुई इन द जर्मनी, ठीक है बच्चों। इसने हमें क्या दिया? इसने हमें 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड लॉ पढ़ेंगे ऑफ द कैपलर's प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। 3 लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। अभी ये जो 3 लॉ जो इससे प्लैनेटरी मोशन थे, इससे क्या साबित हुआ? मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है। और क्या दिया था? मोशन ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन यानी इन सन, ठीक है। अभी जो यहाँ पर हमारे पास जो ये सन है, ये प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। तो किस मोशन में घूमता है, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम करेंगे प्लैनेटरी मोशन के लॉ से, ठीक है। दूसरा, मोशन ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है बच्चों। और ये जो 3 लॉ इसने दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, इसको पब्लिश किया था कैपलर ने इन द 1609 एंड 1619, ठीक है। 1609 एंड 1619। तो इसकी जो डेथ अगर हम देख लेंगे, दैट इज 15th डेथ, इसकी जो डेथ हुई थी, कैपलर की डेथ, ठीक है, 15 नवंबर 1630, 15 नवंबर 1630 में क्या हुई? इसकी डेथ। किसकी? कैपलर's की डेथ। बच्चों, कैपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर था, ठीक है। इसने हमें क्या दिया? 3 लॉज ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। उन 3 लॉज को कब पब्लिश किया था कैपलर ने? 1609 to 1619, ठीक है। अब इन 3 लॉज जो हमारे प्लैनेटरी मोशन के हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा? मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द मोशन ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, इसकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 1630। बच्चों, अगर हम इसकी फेमस डिस्कवरीज देखेंगे, इसकी फेमस इन्वेंशंस, ठीक है, किसकी? कैपलर's की। इसने बच्चों पहला क्या किया? एक न्यू टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है। इसने हमें कंसेप्ट दिया था लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? आपको क्लास 11th में पता चलेगा जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे वहां पर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो वहां पर आपको कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होता है कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो वहां पर मैथमेटिक्स में आपको ये पता चलेगा ये कंटिन्यूटी क्या है। इस कंटिन्यूटी का कंसेप्ट किसने लाया था? कैपलर's ने, ठीक है। और तीसरा जो इसने काम किया था, इसने ऑप्टिक्स ऑफ द ह्यूमन आई, ठीक है। जो भी आप ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे ह्यूमन आई के बारे में, इसका कंसेप्ट भी किसने दिया था? कैपलर ने, ठीक है। तो
तो पता चला कि बायोग्राफी ऑफ द केपलर्स लॉ, एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर था, 27 दिसंबर 1571 में इसकी बर्थ हुई थी। इसने हमें 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो इन जो हमारे पास ये 3 लॉज जो दिए थे केपलर्स ने, इससे हमें पता चला मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। अभी जो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनकी मोशन कितनी होगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे किससे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन से। दूसरा, मोशन ऑफ द ऑर्बिट्स, मोशन ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ ऑर्बिट्स अराउंड द सन, ठीक है। इन 3 लॉज को दिया था 1609 में और 1619 तक। अभी जो ये केपलर्स लॉ था, इसकी डेथ हुई थी 15 नवंबर 1630। इसकी जो फेमस डिस्कवरीज, फेमस इन्वेंशन है, वो एक न्यू टेलीस्कोप था, ठीक है। ह्यूमन ऑप्टिक्स पे इसने काम किया था, यानी ऑप्टिक्स ऑफ द ह्यूमन आई। और इसने लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी लॉ ऑफ कंटिन्यूटी आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है क्लास 11th में, ठीक है। इस पर भी काम किया था किसने, केपलर ने, ठीक है। बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। बच्चों अब हम पढ़ेंगे केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है, ठीक है। इस डिफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं एक सर्कल की, ठीक है। ये सर्कल का क्या कहलाएगा, सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक शेप बनाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इलिप्स, दैट इज कॉल्ड एज इलिप्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इलिप्स, ELLIPS, ठीक है। इलिप्स और इक्लिप्स में फर्क है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलिप्स की, नॉट इक्लिप्स, इलिप्स नॉट इक्लिप्स, ठीक है, इलिप्स की। बच्चों हमें पता है कि जो सर्कल होता है इसका एक ही सेंटर होता है, दैट इज द सेंटर वन, ठीक है। इसका एक सेंटर। अगर हम इलिप्स की बात कर लेंगे, यहाँ पर 2 सेंटर्स होते हैं, देयर आर 2 सेंटर्स, देयर आर 2 सेंटर्स, ठीक है। 2 सेंटर होते हैं किसके अंदर, इलिप्स के। अब ये इलिप्स कैसे बनता है, इलिप्स की शेप अगर हम देख लेंगे, ठीक है, इसको हम ओवल शेप्ड होता है, ठीक है, ओवल शेप, ओवल शेपर्ड। अब ये इलिप्स जो हमारे पास होता है सेम एज द ओवल शेपर्ड, सेम एज ओवल शेपर्ड। जब हम यहाँ पर 2 सर्कल्स को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। दिस इज द इलिप्स एंड दिस इज द सर्कल, दिस इज इलिप्स एंड दिस इज सर्कल। तो सर्कल में एक सेंटर होता है, इलिप्स में क्या होते हैं, 2 सेंटर्स होते हैं, ठीक है। बच्चों अगर यहाँ पर सर्कल में अगर हम देख लेंगे, सर्कल की बाउंड्रीज पे अगर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल पॉइंट दैट इज ABCD, ठीक है। अगर मैं यहां से जाऊंगा, ठीक है, B से जाऊंगा सेंटर पे, अब इस B पॉइंट से सेंटर तक जाऊंगा, A पॉइंट से जाऊंगा सेंटर तक, ठीक है, पॉइंट D से सेंटर तक एंड पॉइंट C से सेंटर तक। तो ये जो पॉइंट्स कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, सर्कल के रेडियस, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मैंने पॉइंट इस सर्कल पर जो मैंने मार्क किया है, पॉइंट A, B, C एंड D, ये इस सर्कल के क्या कहलाएंगे, रेडियस, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है सर्कल की, रेडियस से जो डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, रेडियस से जो भी डिस्टेंस होगी टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। अगर हम सर्कल की बात कर लेंगे, यहाँ पर जो रेडियस होती है, जो भी पॉइंट, यानी हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिया, रेडियस से जो डिस्टेंस होगी सर्कल तक वो क्या होती है, सेम, रूल ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस यहाँ पे क्या होगी, सेम टू द सर्कल, यानी सेंटर से जो रेडियस होगा उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम। तो यहाँ से B पॉइंट से इस सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम। A पॉइंट से इस सेंटर तक की डिस्टेंस सेम होगी, D से सेम होगी, C से सेम होगी। तो पता चला कि जो सर्कल में जो रेडियस होता है, रेडियस से सेंटर तक जो भी डिस्टेंस होती है सर्कल में वो क्या होती है, सेम। इन केस ऑफ द इलिप्स, इन केस ऑफ इलिप्स, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 सेंटर्स होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या होते हैं, 2 सेंटर्स, यहाँ पर 2 सेंटर्स होंगे। अब ये 2 सेंटर्स जब होंगे तो हम सेंटर को फोकस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस। अगर हम इसका पिलुलर देखेंगे, दैट इज द फोकाई, दैट इज फोकाई। सिंगुलर इसका क्या है, फोकस, एंड पिलुलर इसका क्या आएगा, फोकाई। अब इस इलिप्स के पास क्या है, 2 सेंटर्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहली फर्स्ट लॉ जो प्लैनेटरी मोशन है इसको हम डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द केपलर, केपलर के मुताबिक, केपलर ने यही बोला था कि प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो भी प्लैनेट्स है वो किसके इर्द गिर्द घूमते, इन
घूमते हैं अराउंड द सन, अराउंड द सन, ठीक है। प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। बच्चों दिस इज द इलिप्टिकल, दिस इज इलिप्टिकल। यहां पर अगर मैं एग्जांपल देता हूं सन की, अभी हमने बोला था यहां पर है प्लैनेट्स, ठीक है, यहां पर क्या है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून वो इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या घूमते हैं? इस सन के इर्द गिर्द, ठीक है। जो भी प्लैनेट्स है वो किस में घूमेंगे? अराउंड द सन, बट किस में? इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी हमने पढ़ा था जो इलिप्टिकल होता है बच्चों, इसमें क्या होते हैं? दो सेंटर्स होते हैं, ठीक है। सन एक सेंटर है, यहां पर दूसरी सन यहां भी हो सकता था, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इसका? दैट इज अ फोकस, दैट इज फोकस। तो सन क्या है? सेंटर, ठीक है, इन द इलिप्टिकस। अब यहां पर क्या है? दो सेंटर्स है। प्लैनेट्स मूव जो कर लेते हैं इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विद द सन एज वन ऑफ द टू फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। यहां पर जो ये सन है इस इन प्लैनेट्स का क्या है? सेंटर। दिस इज द फर्स्ट केपलर's लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। दिस इज द इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स में इसमें दो सेंटर्स होते हैं, देयर आर टू सेंटर्स इन द इलिप्स, ठीक है। इक्लिप्स अलग टर्म है, हम बात कर रहे हैं इलिप्स की, ठीक है, इलिप्स। तो फर्स्ट लॉ जो केपलर का यही कहना था कि जो भी प्लैनेट्स है वो इस सन के इर्द गिर्द घूमते हैं इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो इनका सन जो होता है, ठीक है, इन प्लैनेट्स का वो क्या होता है? सेंटर होता है एज वन ऑफ द टू फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब यहां पर इसके पास कितने सेंटर्स है? दो। अभी मैंने बोला था कि अगर सिंगुलर फोकस है इसके प्लूरल क्या आएगा? फोकाई। अब यहां पर जो ये सन है यहां पे भी हो सकता था, ठीक है। इसमें दो सेंटर्स आपको मिलेंगे, यही था फर्स्ट केपलर's लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। दैट वी से दैट ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर लेगा? मूव कर लेगा अराउंड द सन, इस सन के इर्द गिर्द, विद द सन एज वन ऑफ द टू फोकस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें सन उनका क्या होगा? सेंटर, ठीक है। बच्चों ये था फर्स्ट लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, किसका? केपलर's। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, सेकंड लॉ ऑफ द केपलर's प्लैनेटरी मोशन, सेकंड लॉ ऑफ द केपलर's प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। बच्चों पहले इसको डिफाइन करते हैं, इसके बाद में इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। Each planet revolve around the sun in such a way। बच्चों केपलर's के मुताबिक क्या बोलते हैं? कहते वो केपलर's कहते हैं कि हर एक प्लेनेट इस सन के इर्द गिर्द घूमता है इस तरीके से, दैट लाइन इज जोइंग द प्लेनेट टू द सन, यानी सन से जो प्लेनेट की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, स्वीप्स ओवर द इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। उनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। A planet move faster when it is closer to the sun। वो प्लेनेट ज्यादा मोशन में आएगा जो सन के नजदीक होगा, ठीक है। एंड मूव स्लोली व्हेन इट इज फादर फ्रॉम द सन। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, दिस इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। बच्चों यहाँ पर क्या है? हमारे पास सन, क्योंकि सन क्यों है? ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अकॉर्डिंग टू द केपलर's लॉ, ठीक है। बच्चों यहाँ पर सन है, यहाँ पर एक प्लैनेट है, यहां पर क्या है? प्लैनेट्स। अभी यहां पर क्या हो रहा है कि इस यहां पर मैं लेता हूं पॉइंट एक्स, पॉइंट वाई, ठीक है, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। यहां पर हम लेते हैं प्लैनेट्स, दिस इज द पॉइंट एक्स एंड दिस इज द पॉइंट वाई, ठीक है। इसको समझना। Each planet revolve around the sun। हर एक प्लेनेट इस सन के इर्द गिर्द घूमेगा इन सच ए वे दैट द लाइन ज्वाइनिंग। बच्चों अगर हम यहाँ पर एक लाइन लेते हैं, ठीक है, एक्स, लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन। अब ये वाई से इस लाइन को हम यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। स्वीप्स ओवर द इक्वल एरियाज इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो सेकंड लॉ क्या था कि जो यहाँ पर जो ये एरिया होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो प्लेनेट एक्स तक पहुंच गया था, ठीक है, जब प्लेनेट मूव कर रहा था, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर एक्स लिया था। अब यहाँ पर इस प्लेनेट ने जब मूव किया टुवर्ड्स द वाई, टुवर्ड्स द वाई, फिर हमने इस वाई को ज्वाइन किया किसके साथ? सन के साथ, अकॉर्डिंग टू द केपलर's सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द केपलर's सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अभी यहाँ पर जो ये प्लेनेट्स है ये मूव करेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है, दे आर कंटिन्यूअसली मूव, ये तो कंटिन्यूअसली मूव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे बच्चों जब हम इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं
टू द सेंटर, ठीक है, सन के साथ, फिर हमें यहाँ पे कुछ एरिया मिलता है। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो प्लेनेट था यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज अ मरकरी, दिस इज मरकरी। बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मरकरी जो प्लेनेट है इस सन से बहुत ही दूर है, ठीक है। एज कंपेयर टू दैट, अगर इस मरकरी को मैं फॉर एग्जांपल अगर हम इस मरकरी इस प्लेनेट को डिस्टेंस दैट इज 10 मीटर पर सेकंड पे घुमा रहे हैं, ठीक है, इन द टाइम दैट इज 5 मीटर पर सेकंड इन द टाइम 10 सेकंड्स। अगर हम इनका टाइम सेम रखते हैं, ठीक है, अगर ये प्लेनेट मूव कर लेता है इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ अ डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड इन द टाइम t 10 सेकंड, तो क्या होता है बच्चों, यहां पर पहले हम देखेंगे अ प्लेनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन। अभी वो प्लेनेट इस मरकरी प्लेनेट को बहुत ही टाइम लगेगा, ठीक है, जितना ये दूर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हम इसी की एग्जांपल एक ले लेंगे यहाँ पे बच्चों, ठीक है। अब वो प्लेनेट जब ये सन के नजदीक आएगा दैट इज पॉइंट एक्स एंड वाई, पॉइंट एक्स एंड वाई बच्चों, जब इसने एरिया जो ये कवर कर लिया, ठीक है, जब हम इसको ज्वाइन कर लिए थे तो इसने भी एक एरिया कवर किया। तो यही कहना था कि हर एक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट लाइन इज ज्वाइनिंग अ प्लेनेट टू द सन स्वीप्स द ओवर इक्वल एरियाज। यहाँ पर हमें दिखने में क्या है, ये एक मिरेज है, आंखों का धोखा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बोलो मुझे इस एरिया में सबसे ज्यादा कौन होगा, ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पर जो एक्स वाई एरिया जो होगा, ठीक है, ये बहुत होगा एज कंपेयर टू द ए बी, एज कंपेयर टू द ए बी, ठीक है, बट ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ जो प्लैनेटरी मोशन के मुताबिक ये एरिया इस एरिया के क्या है बराबर, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी। बच्चों यहाँ पर जितना प्लेनेट जो प्लेनेट दूर दूर होगा सन से, ठीक है, उसकी उतनी मोशन क्या होगी, ज्यादा कम होगी, जितना ज्यादा होगा वो उसकी मोशन उतनी ज्यादा होगी। अगर हम यहाँ पर बात कर लेंगे मार्स प्लेनेट की, अब यहाँ पर आप मार्स प्लेनेट को ले लो, ठीक है, जो ही ये सन के करीब आएगा, ठीक है, इसकी जो मोशन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी मोशन होगी ज्यादा एज कंपेयर टू दैट प्लेनेट दैट इज मरकरी दैट इज फार्दर फ्रॉम द सन, जो सन से बहुत ही दूरी पे है, ठीक है। हमने पढ़ा था बच्चों न्यूटन एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इस टर्म को हटाओ, ठीक है, F इज इक्वल टू दैट इज आर स्क्वायर। हमने कहा था कि जब रेडियस बढ़ जाता है, जब यहाँ पर डिस्टेंस इनकी क्या होगी ज्यादा होगी, जो फोर्स जो होगा इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इन प्लेनेट्स का जो फोर्स होगा वो कम होगा, ठीक है। जितना हम फोर्स ज्यादा ले लेंगे उतना रेडियस ज्यादा, जितना हम फोर्स कम लेंगे उतना रेडियस ज्यादा होगा। तो आपको पता चला होगा यहाँ पर जितना हम फोर्स कम लेते हैं, ठीक है, जितना सन से दूरी पे प्लेनेट है उतनी उसकी डिस्टेंस क्या है ज्यादा। जितना हमने रेडियस कम किया, जो ही ये प्लेनेट इस सन के सामने आया, ठीक है, इसका फोर्स भी क्या होगा बहुत ज्यादा। जब फोर्स ज्यादा होगा तो इसकी मोशन भी क्या होगी ज्यादा। यही था केप्लर's सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो केप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि हर एक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सच अ वे दैट, अभी यहाँ पर जो ये एरिया होगा इस एरिया के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू द केप्लर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो इक्वल क्या कर लेगा एरिया इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अ प्लेनेट मूव फास्टर, बच्चों वो प्लेनेट ज्यादा मूव कर लेगा विच इज क्लोजर टू द सन। अब यहाँ पर जो ये मार्स प्लेनेट है, ठीक है, जो ही ये सन के सामने आएगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें मोशन ज्यादा होगी। और वो प्लेनेट जो सन से दूरी पे होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मरकरी की, ठीक है, अभी वो स्लोली मूव होगा, ठीक है, वो मूव मोशन में आएगा लेकिन इस मार्स की मोशन से कम होगा, मार्स प्लेनेट की मोशन से कम होगा। मरकरी की जो मोशन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द मार्स। क्यों, ये इस पे किस पे डिपेंड कर लेते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, क्योंकि हमारे पास क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जितना हम रेडियस इंक्रीज कर लेंगे फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, फोर्स कम होगा। यहाँ पर आप देखोगे जो सन और मरकरी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है ज्यादा। अब इन पर जो फोर्स होगा वो भी कम लगेगा, ठीक है। जो ही ये प्लेनेट सामने क्लोज आएंगे टू द सन, इनमें क्या होगा, जब फोर्स ज्यादा होगा तो इनकी रेडियस कम होगी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो इनकी रेडियस है दैट इज वेरी, वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द प्लेनेट मरकरी, ठीक है। बच्चों ये था केप्लर's सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो केप्लर's फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने यही सीखा था कि प्लेनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो शेप का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट आया था वो हमने निकाला सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो एरिया था, ठीक है, एरिया। अब हम अब हम जो तीसरा जो लॉ पढ़ेंगे केप्लर's लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम, दैट इज बेस्ड ऑन Now the Kepler's third law of the planetary motion। अब हम पढ़ेंगे जो Kepler's third law है, ठीक है, this is the most important law in the planetary motion।
तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे केप्लर's थर्ड लॉ, क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन। बच्चों यहाँ पर क्या है, एक इक्लिप्स है, ठीक है, दिस इज द इलिप्स, दिस इज इलिप्स। यहाँ पर क्या है, सन एंड दिस इज अ प्लेनेट, दिस इज अ प्लेनेट। तो क्या कहना, क्यूब ऑफ द मीन, पहले हम जान लेंगे ये मीन क्या है, व्हाट इज मीन, ठीक है, मीन। बच्चों मीन क्या होता है, मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा ये मीन क्या होता है, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट, अभी इस सन से इस प्लेनेट के दरमियान जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो क्या होगी, दैट इज आर फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। अभी यहाँ पर जो ये डिस्टेंस सन और प्लेनेट के दरमियान है, अकॉर्डिंग टू द केप्लर's थर्ड लॉ, केप्लर के मुताबिक क्या है, सन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, जो इन दोनों के दरमियान जो टाइम लगेगा उसके स्क्वायर के बराबर होता है। इट टेक्स टू मूव अराउंड द सन, ठीक है, वो किसके इर्द गिर्द मूव कर लेता है, अराउंड द सन। बच्चों अगर हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे, दैट इज आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आर क्यूब क्या है, ठीक है, आर क्या है, व्हाट इज द टी एंड व्हाट इज द आर, दैट आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। आर क्यूब इज इक्वल टू दैट इज द कांस्टेंट टी स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। व्हाट इज द आर, अब यहाँ पर ये आर क्या है, आर इज द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो भी मीन डिस्टेंस सन से है, दिस इज कॉल्ड एज आर, वेयर टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, ठीक है। बच्चों ये था केप्लर's थर्ड लॉ, क्यूब ऑफ अ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम it takes to move around the sun. Mathematically r cube is directly proportional to t square, r cube is equal to constant t square, r cube divided by t square is equal to constant, r is the mean distance from the sun where t is the time period of the planet around the sun, ठीक है। ये था बच्चों क्या, केप्लर's थर्ड लॉ, केप्लर's थर्ड लॉ, ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़ा कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन। जब हमने पहला लॉ पढ़ा केप्लर's फर्स्ट लॉ, तो उसमें हमें ये मिला, ठीक है, उसका जो मॉरल था, हमने वहां पर जो प्लैनेट्स थे, ठीक है, वो मूव कर लेते हैं अराउंड इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, अराउंड इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिसमें सन इनका क्या होता है, फोकस होता है, इनका सेंटर होता है। तो पता चला कि पहला जो लॉ था उससे हमें क्या मिला, शेप, ठीक है, पहले ही लॉ में हमने क्या निकाला, शेप निकाला प्लैनेट्स का। दूसरा जो हमने लॉ पढ़ा, दैट इज द केप्लर's सेकंड लॉ, केप्लर's सेकंड लॉ, उसमें बच्चों हमने एरिया का कंसेप्ट देखा था, यानी जो एरिया होता है, इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो एरिया का कंसेप्ट भी मिला हमें, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा थर्ड, जो थर्ड लॉ जो केप्लर's का है, इससे हमें क्या मिला, दैट इज अ टाइम, दैट इज टाइम। तो क्या था, दैट आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या था, दिस इज द केप्लर's थर्ड लॉ। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लर्न एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।